नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल। साथी, क्या चल रहा है आपको पता होगा, आज आपका एसएससी सीएचएसएल का क्या चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। तो हम इसका एनालिसिस देखने वाले हैं सभी शिफ्टों का। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथी, आज हम क्या देखने वाले हैं, एसएससी सीएचएसएल के जो सभी शिफ्टों का एनालिसिस हुआ उनको देखने वाले हैं। साथ ही हम पहली शिफ्ट का एनालिसिस दोपहर में देख चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को भी देखेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें बनाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे साथ ही किस तरह से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी का एक बार स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। क्या कह रहा है साथी? चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं और जी तोड़ मेहनत से, क्या कह रहा है साथी, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। साथी, कहते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, मंजिल मिलना बहुत कठिन है। आप यदि जी तोड़ मेहनत करेंगे, वही कह रहा है कि चलो अपनी तकदीर से एक जिंदगी को नया मोड़ देते हैं और जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। साथी, याद रखेंगे आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथी, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पूछा गया था आपसे कि रजिया सुल्तान, साथी क्या पूछा गया था, रजिया सुल्तान भारत की शासिका कब बनी। इस क्वेश्चन को हमने कल डिस्कस किया था कि रजिया सुल्तान भारत की शासिका कब बनी। तो रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं साथी। इसका जन्म होता है 1205 ईस्वी को। कब? रजिया सुल्तान जो थी इसका जन्म होता है साथी 1205 ईस्वी को। और इसके पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, सभी विद्यार्थियों को पता होगा, इल्तुतमिश इसका क्या था, पिता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इल्तुतमिश इसका पिता था जिस रजिया सुल्तान का। ठीक है, लेकिन यदि बात करें रजिया सुल्तान की, तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती, किसकी साथी? इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात कुछ दिनों के लिए उसका जो रजिया का भाई था रुकनुद्दीन, जो रुकनुद्दीन फिरोज था, कुछ दिनों के लिए क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन रजिया सुल्तान इसको मार करके गद्दी से हटा करके 1236 से लेकर के 1240 तक आपका शासन करती है। याद रखेंगे, हमसे पूछा गया है रजिया सुल्तान शासिका कब बनी, तो आंसर हो जाएगा आपका 1236। साथी, कब बनी थी? तो 1236 में। याद रखेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो भी चाहता था कि मेरी मृत्यु के पश्चात रजिया क्या बने, शासक बने। तो याद रखेंगे 1236 में अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके गद्दी से क्या बनती है, शासिका बनती है। और भारत इतिहास की, अपितु दिल्ली सल्तनत की भी ये पहली महिला शासिका थी। याद रखेंगे, यदि भारत इतिहास में किसी महिला ने शासन किया था तो सर्वप्रथम रजिया सुल्तान ने किया था। याद रखेंगे। लेकिन साथ ही बात करें तो इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक चलता है। लेकिन 1240 में चालीसा दल के द्वारा हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रजिया सुल्तान को 1240 में चालीसा दल के द्वारा हरियाणा के कैथल में इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से कौन जोड़ता है। या तो साथी लाहौल स्पीति होगा या फिर आपका मनाली होगा। क्या होगा साथी? या तो लाहौल स्पीति होगा या मनाली होगा। एक इसका आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है, या लाहौल स्पीति या मनाली। कुल्लू घाटी को मनाली से या लाहौल स्पीति से कौन जोड़ता है? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। क्या साथी? रोहतांग दर्रा। इसी को साथी हम अब वर्तमान में कहने लगे हैं अटल दर्रा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या नाम है इसका नाम ही क्या है, अटल दर्रा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा को क्या कहने लगे हैं, अटल दर्रा। इसका नया नाम हो चुका है। तो रोहतांग जो दर्रा है कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति या कह सकते हैं मनाली घाटी, दोनों से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें सर, जो रोहतांग दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3980 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये समुद्र तल से लगभग 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये एक हिमालयन दर्रा है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित है तो हिमालयन दर्रा होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति या मनाली घाटी से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे साथी एक बारालाचा दर्रा। क्या? जो आपका बारालाचा दर्रा है ये लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है। साथी कौन सा दर्रा? तो याद रखेंगे बारालाचा दर्रा
आपका लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी साथ ही आपका बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, कुल्लू घाटी को सीधा लाहौल स्पीति से पूछे तो आपका रोहतांग दर्रा हो जाएगा, और लाहौल स्पीति को लेह घाटी से पूछे तो याद रखेंगे आपका बारालाचा दर्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेल, क्या पूछा गया था साथी, 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। योगासन में गोल्ड मेडल किसने जीता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्योंकि जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें पहली बार योगासन खेल को शामिल किया गया था। किसको, इसको फर्स्ट टाइम शामिल किया गया था योगासन को, और इसमें पहला गोल्ड किसने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गया, ठीक है। जो योगासन में पहला गोल्ड किसने जीता था, तो याद रखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल की। इनका आयोजन हुआ था साथी गुजरात राज्य में। कहाँ पर, यदि पूछ ले 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए, तो गुजरात में। और यहीं पर यदि आपसे पूछ ले 37वें कहाँ पर होंगे साथी, क्या पूछ ले 37वें कहाँ पर होंगे, तो ये आपके गोवा में होंगे। कहाँ पर साथी, ये आपके गोवा में हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजन होता है, और इन खेलों में पहली बार योगासन खेल को शामिल किया जाता है। ये अभी हमने डिस्कस किया, योगासन खेल पहली बार इसमें शामिल होता है। और योगासन खेल में गुजरात की ओर से खेलते हुए पूजा पटेल, साथी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन, पूजा पटेल नामक एक लड़की ने क्या किया, योगासन में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, या फिर ओवरऑल पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने योगासन खेल में क्या जीता है, तो याद रखेंगे पूजा पटेल ने स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये हमेशा के लिए क्वेश्चन बन चुका है आपका। यदि पूछ ले योगासन में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पूजा पटेल ने, और ये गुजरात राज्य की थी। कहाँ की साथी, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पूजा पटेल का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात राज्य से संबंधित हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एशियन गेम्स, क्या पूछा गया था साथी, जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स 2018 में उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, क्या पूछा था, जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, इसमें उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन बना था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सभी व्यक्ति याद रखेंगे, सभी विद्यार्थी। जो स्टार खिलाड़ी भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा है, कौन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी एथलीट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब 2018 में एशियन गेम्स होते हैं, जब 18 में एशियन गेम्स होते हैं तो इनका आयोजन साथी जकार्ता में होता है। कहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 में एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो याद रखेंगे जकार्ता में हुए थे। और साथ ही इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे, तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा बने थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा इसमें क्या बनते हैं, उद्घाटन में ध्वजवाहक बनते हैं। लेकिन साथ ही पूछ ले सर समापन में इसमें ध्वजवाहक कौन था, क्या पूछ ले, यदि उद्घाटन पूछ सकता है तो समापन भी पूछ सकता है। क्या पूछे, आपसे पूछे समापन में ध्वजवाहक कौन था, तो याद रखेंगे उस समय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। क्या नाम था साथी, जो आपकी रानी रामपाल थी, कौन थी, रानी रामपाल। ये जो आपका समापन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एशियन जो खेल हुए थे 2018 में, इनका आयोजन जकार्ता में होता है। उद्घाटन में नीरज चोपड़ा क्या बनते हैं, ध्वजवाहक बनते हैं। और समापन की बात करें तो रानी रामपाल इसमें ध्वजवाहक बनती है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में आयोजन हुआ था, तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर क्या जीता था, एकमात्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, इंपॉर्टेंट है। भारत ने यदि एकमात्र स्वर्ण पदक जो आपका 18 में जीता, माफी चाहेंगे 21 में जीता था, ये किसने जीता था, तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा ने। और याद रखेंगे 2018 में एक दिन पिछले दिन मैंने गगन नारंग बता दिया था, वो उसका आंसर नहीं होगा। जो 2008 में आपका बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें जो गोल्ड मेडल जीता था किसने साथी, माफी चाहेंगे उस दिन आपके लिए क्या बता दिया था हमने, गगन नारंग। गगन नारंग नहीं होगा, वो गगन नारंग शूटिंग के खिलाड़ी हैं। लेकिन बात करेंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक की, यहाँ पर आपके लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता था अब जो अभिनव बिंद्रा थे। कौन साथी, आपके अभिनव बिंद्रा होते हैं, ठीक है, जो आपके अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता था, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। किसमें, अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था शूटिंग में, इंपॉर्टेंट है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, क्या पूछा गया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो याद रखेंगे वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है साथी, ये कौन हो जाएंगे, ये आपके आर वेंकट रमणी। कौन हो जाएंगे साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आर वेंकट रमणी वर्तमान में क्या हो जाएंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल। यानी कि साथी इन्हीं को कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं, जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और याद रखेंगे इनकी जो आर वेंकट रमणी जी हैं, इनकी नियुक्ति होती है 1 अक्टूबर 2022 को, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
क्योंकि साथी राष्ट्रपति चाहे तो ये 10 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। कोई भी जो अटॉर्नी जनरल होता है यानी कि महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। किसके? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महान्यायवादी। और याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का अर्थात अटॉर्नी जनरल का उल्लेख मिलता है। किसका? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। और वर्तमान में आपके आर वेंकट रमणी जी हैं और ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। क्या साथी? जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि का जानकार होता है वो आपका कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी है, इनको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत हाल ही में कौन से नंबर की सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बना है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, हाल ही में भारत दुनिया के सबसे बड़ी कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बना है? तो याद रखेंगे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर, किसको साथी? तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले किसको पछाड़कर भारत अर्थव्यवस्था बना है 5वें नंबर की, तो याद रखेंगे ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस तरह से क्वेश्चन आया था। या फिर गरीबी आयामी सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन भी था, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया था उसमें याद रखेंगे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था ब्रिटेन को पछाड़कर। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी भारत के कुछ लक्ष्य भी हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का उल्लेख वो लक्ष्य रखा गया है। क्या साथी? तो याद रखेंगे 2024 है इसके अंत तक भारत सरकार के द्वारा $5 ट्रिलियन, कितना साथी? तो याद रखेंगे $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2029 तक, कब साथी? यहाँ पर 2019 नहीं होगा, 2029 होगा। इसके अलावा 2029 तक दुनिया की साथी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। 2024 तक बात करें तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है भारत को, और 2029 तक की बात करें तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत सरकार के द्वारा, क्या साथी? पूछा गया था भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इस तरह से क्वेश्चन था, या तो योजना आयोग से होगा या फिर नीति आयोग से। एक विद्यार्थी ने बताया था सर योजना आयोग या फिर नीति आयोग से क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे नीति आयोग की बात करें साथी तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। कब होती है साथी? तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। और यह योजना आयोग के स्थान पर स्थापना की जाती है। किसके आयोग के स्थान पर? तो याद रखेंगे योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथी बात करें योजना आयोग की तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब साथी? तो याद रखेंगे 1950 में इसकी स्थापना होती है। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों साथी? तो योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। बात करें योजना आयोग की या फिर नीति आयोग की, नीति आयोग या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में यदि पूछ ले आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपसे पूछ ले योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी नीति आयोग की तो याद रखेंगे नीति आयोग 3 वर्ष के लिए बनाई गई योजनाओं पर कार्य करता है। जो 3 वर्ष के लिए ये उद्देश्य रखता है अपना। जो योजना आयोग था साथी ये 5 वर्ष की योजनाओं पर कार्य करता था। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी ये योजना आयोग बनाता था 5 वर्ष के लिए। लेकिन बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग जो है साथी ये आपका 3 वर्ष के लिए बनाई गई योजनाओं पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लेंगे। जो नीति आयोग है 3 वर्ष के लिए कार्य करता है। लेकिन याद रखेंगे नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ की बात की जाए यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके कार्यकारी अधिकारी बने हैं। आप याद रखेंगे जो आपके परमेश्वर अय्यर थे उनके स्थान पर वीवीआर सुब्रमण्यम को क्या बनाया गया है? तो याद रखेंगे सीईओ बनाया गया है। हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें इसके उपाध्यक्ष की तो साथी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन है साथी? तो याद रखेंगे सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो पीवी सिंधु है साथी। क्या पूछा गया था? पीवी सिंधु के द्वारा कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता गया था? इस तरह से क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे। आप याद रखेंगे पीवी सिंधु के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता गया था? तो याद रखेंगे साथी पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ में क्या जीता था? तो कनाडा की एक खिलाड़ी थी मसाली नाम की एक खिलाड़ी थी। इनको हरा करके बर्मिंघम में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ हुए थे इसमें क्या जीता था पीवी सिंधु ने? तो गोल्ड मेडल जीता था। इसको याद रखेंगे अच्छे से। बर्मिंघम 2022 में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता था कनाडा की एक खिलाड़ी को हराकर। लेकिन बात करें साथी पीवी सिंधु के बारे में
तो इसी के साथ ही पीवी सिंधु ने भारत के लिए कॉमनवेल्थ में तीनों पदक जीतने वाली पहली महिला शटलर बनी थी। यानी कि कहने का मतलब है इससे पहले पीवी सिंधु आपकी ब्रॉन्ज भी जीत चुकी थी। क्या जीत चुकी थी? ब्रॉन्ज भी जीत चुकी थी। और इसके अलावा क्या जीत चुकी थी? आपकी सिल्वर भी जीत चुकी थी। ब्रॉन्ज और सिल्वर जीत चुकी थी, लेकिन इस वर्ष इन्होंने क्या जीत लिया? आपका गोल्ड जीत लिया। तो तीनों पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी कॉमनवेल्थ में पीवी सिंधु। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा बात करें साथी पीवी सिंधु की, तो 2022 में इन्होंने जीता था ऑल इंडिया जो 2022 था, इसमें साथी इन्होंने जीता था सैयद मोदी टूर्नामेंट। कौन सा साथी? तो याद रखेंगे सैयद मोदी जो टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन का, इसको जीता था 2022 में। इसके अलावा इन्होंने जीता था साथी सिंगापुर ओपन। क्या जीता था? तो याद रखेंगे पीवी सिंधु ने क्या जीता था? सिंगापुर ओपन भी जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी पीवी सिंधु ने जीता था 2022 में, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था माणिक लाल। क्या पूछा गया था? जो आपके माणिक लाल थे ये किस आंदोलन से संबंधित थे? माणिक लाल का संबंध किस आंदोलन से था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि बात करें माणिक लाल वर्मा की, तो ये साथी राजस्थान के थे। कहाँ के? राजस्थान के। और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था, बिजोलिया आंदोलन। कौन सा? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बिजोलिया आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन होता है आपका राजस्थान के भीलवाड़ा में। इसमें माणिक लाल वर्मा जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यह आंदोलन सर पूछे कब कब हुआ है? तो 2019 से 2023 के आसपास हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। माणिक लाल वर्मा जी जो थे ये आपके 1919 और 1923 के जो भीलवाड़ा में बिजोलिया आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और राजस्थान के मेवाड़ किसानों द्वारा इस आंदोलन को किया गया था। बात करें तो जो ये एक किसान आंदोलन था। यदि सर आपसे पूछ ले सर बिजोलिया आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें किसान आंदोलन था। और सभी को पता होगा इसका कारण क्या होगा? किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स दिया गया होगा सर वो अंग्रेजों के द्वारा, और इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया होगा। यही इसका कारण था कि किसानों पर अंग्रेजों ने ज्यादा टैक्स लगा दिया था। इसी कारण किसानों ने क्या किया था? बिजोलिया आंदोलन किया था भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो आपके माणिक लाल जी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 1857 की क्रांति में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? जो मेरठ से नेतृत्व किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे साथी आपसे जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो याद रखेंगे राव कदम सिंह। इनका नाम था साथी राव कदम सिंह के द्वारा मेरठ में नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। जो 1857 की क्रांति थी इस तरह से क्वेश्चन था। तो जो राव कदम सिंह थे इसका मेरठ से इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो भारतीय सिपाही थे अंग्रेजी सेना में भर्ती थे तो उन्होंने इस आंदोलन में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी और जेलें जो थी जहां पर तैनात थे उनको तोड़ दिया। और 10 मई को उन्होंने दिल्ली की ओर मार्च शुरू कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है जो 10 मई थी इस दिन इन्होंने दिल्ली की ओर रवाना हो गए आंदोलन करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और मेरठ से ही 10 मई को 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी के साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। यदि पूछे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई तो याद रखेंगे सर मेरठ में हुई थी और 10 मई को हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और कदम सिंह के नेतृत्व में जो आपके रिटायर यानी कि ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय व्यक्ति थे, सिपाही थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अच्छे से। यदि बात करें सर झांसी में शुरुआत किसने की? क्या पूछे झांसी में नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था साथी? रानी लक्ष्मीबाई। और बात करें साथी इसके अलावा कानपुर की बात कर लें, कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो याद रखेंगे नाना साहब। कौन थे? कानपुर में आपके थे नाना साहब। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ग्वालियर की बात करें किसने नेतृत्व किया? तो आपके तात्या टोपे थे ग्वालियर में, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन बना है? क्या पूछा था साथी? जो जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 हुई थी इसका विजेता कौन बना है? तो याद रखेंगे जो 2022 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 हुई थी इसका विजेता बना था साथी मैक्स वेरस्टैपेन। कौन बना था? मैक्स वेरस्टैपेन बना था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। मैक्स वेरस्टैपेन आपका क्या बना था? जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का चैंपियन बना था। इसको याद रखेंगे। यदि बात करें साथी वेरस्टैपेन की तो ये एक डच खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी हैं? तो याद रखेंगे ये एक डच खिलाड़ी है। और ये क्या है? तो ड्राइवर है, ये भी याद रखेंगे। और जिन्होंने लगातार 2 बार 2021 और 2022 में क्या जीता है? फार्मूला 1 जापानी जीता है। यानी कि 2022 में भी जापानी चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने मैक्स वेरस्टैपेन ने। इसके अलावा 2021 में भी इन्होंने ही जीती थी जापानीज जो प्रतियोगिता हुई थी इसको।
ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे जो मैक्स वेरस्टैपेन है साथी, एक टीम होती है, कोई फरारी होती है, कोई रेडबुल होती है। इसी तरह से जो रेडबुल टीम है उस टीम के लिए रेसिंग कौन करते हैं, तो याद रखेंगे मैक्स वेरस्टैपेन। जो रेडबुल टीम है इसके साथ रेसिंग कौन करते हैं फॉर्मूला 1 में, तो याद रखेंगे मैक्स वेरस्टैपेन। और 2022 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार भी मिला था। किसका, तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हीं को मिला था जो मैक्स वेरस्टैपेन थे 2022 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो आयुध अधिनियम है। क्या साथी, आयुध अधिनियम किस वर्ष आया था, इस तरह से क्वेश्चन था, याद रखेंगे। क्या पूछा था सर, आयुध अधिनियम किस वर्ष आया था, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। यदि पूछे आयुध अधिनियम कब आया था, तो 1959 में सर आया था। कब आया था, 1959 में। और जबकि वर्ष 2016 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन हुए थे। क्या संशोधन हुए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्यों संशोधन हुए थे। साथ ही जो 2016 में 1959 के अधिनियम में इसमें संशोधन होता है, ये क्यों होता है, तो आपको पता होगा भारत के बहुत से खिलाड़ी हैं जो शूटिंग खेलते हैं, यानी कि आपकी शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो इन खिलाड़ियों के पास जो आयुध अधिनियम था इसके तहत ये लोग शस्त्र नहीं रख सकते थे, क्योंकि जब ये अधिनियम आया था तो क्या हुआ था, इनके भीतर अधिक जो हथियार थे, क्या थे, जो 1959 में देश के भीतर हथियार थे जो गैर कानूनी थे, यानी कि अवैध रूप से हथियारों का जो संग्रहण होता था उसको रोकने के लिए भारत सरकार इसको लाई थी। लेकिन 2016 में इसमें संशोधन कर दिया, क्योंकि जो खिलाड़ी थे साथी वो बहुत सारे आपके औजार वो हथियार रखते हैं, यानी किसी के पास पिस्टल होगी, राइफल होगी, क्योंकि वो शूटिंग से संबंधित खेल खेलते हैं। इसलिए इन्होंने 2016 में भारत सरकार ने संशोधन करते हुए मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जाने वाले आयुध की संख्या में वृद्धि करना था। यानी कि पहले जो खिलाड़ी थे वो 1 से 2 अपने हथियार रख सकते थे, कितने, 1 या 2 रख सकते थे। लेकिन 2016 में संशोधन होता है, खिलाड़ी अपने लिए 5 से 6 हथियार रख सकते हैं जो उन्हें उचित पसंद आए, क्योंकि वो शूटिंग खेल खेलते हैं। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य था 2016 में संशोधन करने का कि खिलाड़ियों को इसमें क्या मिले, बढ़ावा मिले। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रसिद्ध पुस्तक। क्या पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। क्या पूछा गया था, तो याद रखेंगे जो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इस तरह से पूछा गया था। पहली बात तो याद रखेंगे जो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक है ये क्या है, ये आपका एक उपन्यास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है। और यदि बात करें सर इसके लेखक कौन थे, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। साथ ही ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने आनंद मठ की रचना की थी, जिसमें आपका भारत का वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत मिलता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी पुस्तक या उपन्यास की रचना की जाती है। यदि बात करें सर इसका प्रथम संस्करण कब आया, तो याद रखेंगे इसका प्रथम संस्करण 1865 में बंगाली भाषा में आया था। जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास था ये 1865 में बंगाली भाषा में पहली बार छपा था, इसको याद रखेंगे। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनके द्वारा लिखा गया जीवन का पहला उपन्यास था, ये भी याद रखेंगे। जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है ये बंकिम चटर्जी के द्वारा अपने जीवन काल का पहला उपन्यास था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जलदूत ऐप को क्या मापने के लिए बनाया गया है, यानी कि जलदूत ऐप का कार्य क्या है या इसको क्या मापने के लिए बनाया है। तो याद रखेंगे साथी जो जलदूत ऐप है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पूछेगा सर किस मंत्रालय से संबंधित है। क्या पूछेगा, ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखेंगे भारत सरकार का एक मंत्रालय है साथी जिसका नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्योंकि साथी जो जलदूत ऐप था इसमें गाँवों में किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करना था, और जो आपका ग्रामीण हो जाएगा तो गांव से हो जाएगा, और पंचायती राज यानी कि गांव के पंचायतों में क्या करना था, हमको पानी का विकास करना था, यानी कि प्रत्येक घर में हमको जल पहुंचाना था। तो याद रखेंगे इसीलिए इसको विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे सर इसमें मापना क्या था हमको, तो याद रखेंगे आप लोग इस ऐप का उद्देश्य था साथी, इस ऐप का उपयोग हम करते थे पूरे देश के प्रत्येक गांव में चयनित 2 से 3 कुएं, जो 2 से 3 कुएं हैं। देखो अपना देश है, देश में प्रत्येक गांव में जो 2 से 3 ऐसे कुएं हैं जिनमें आज भी स्वच्छ पानी आता है, उन्हीं के जल स्तर को चेक करने के लिए इस ऐप को बनाया गया था। जो जलदूत ऐप था इसी को नापने के लिए क्या बनाया गया था, जो गांव में प्रत्येक 2-3 कुएं हैं जिनका जल आज भी अच्छा आता है और जिसमें पानी आज भी अच्छा आता है, जो लोग उसमें समरसेबल डाल के पानी निकालते हैं, तो उसी तरह से उनका जल स्तर चेक करने के लिए क्या बनाया था, जलदूत ऐप बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था साथी, जो ग्रामीण यानी कि गाँवों में भारत में क्या करना था, पानी की पहुंच को बढ़ाना था और जागरूकता पैदा करना था कि किस गांव में पानी है अथवा नहीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे वर्ष 2022 में सितंबर माह में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, सितंबर माह में 2022 में, यानी कि 27 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 27 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 2022 में। कौन सा ऐप, जलदूत ऐप। और मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो कालबेलिया नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन था, क्या था साथी, जो कालबेलिया नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे कालबेलिया जो साथी नृत्य है ये आपका ये राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे जो कालबेलिया नृत्य साथी राजस्थान में कालबेलिया समुदाय के द्वारा होता है। और याद रखेंगे साथी इसे स्नेक नृत्य भी कहते हैं, यानी कि सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर नृत्य भी कहा जाता है। साथी याद रखेंगे जो कालबेलिया नृत्य है इसको 2010 में, कब साथी, तो याद रखेंगे 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। क्या किया गया था, तो याद रखेंगे अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 में कालबेलिया को इंटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे यदि पूछ ले कालबेलिया नृत्य में होता क्या है सर, तो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, एक पुरुष होता है जो इसमें वाद्य यंत्र बजाता है, यानी कि आपका एक धुन बजाएगा, एक वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाएगा, और उसमें जो महिला होती है वो क्या करती है, डांस करती है। आपने देखा होगा उसमें बीन बजाता है, जैसा पेरे वाला गाना है, जो उसमें जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है, कालबेलिया नृत्य। इंपॉर्टेंट है, जिसमें श्रीदेवी नाचती हैं, कालबेलिया नृत्य होता है वो, जिसमें क्योंकि उसमें पुरुष जो होता है वो बीन बजाता है और महिलाएं इसमें क्या करती हैं, डांस करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया समुदाय से संबंधित है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख मिलता है। क्या पूछा था साथी, तो याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख मिलता है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे अनुच्छेद 50 जो है इसके अनुसार संविधान को में राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। यानी कि कुल मिलाकर आपको इतना सा याद रखना है, जो अनुच्छेद 50 है सर इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। इतना सा याद रखेंगे, क्योंकि साथी जो कार्यपालिका होती है ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कानून बना देती है जिसमें क्या होता है, आपके जो गरीब यानी कि जो मानव अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, जो मानव अधिकार होते हैं इनकी रक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके पृथक्करण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में। जैसे आपके कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया साथी, कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया और न्यायपालिका ने उसको चेक किया, क्योंकि कहीं पर इसकी आपकी मानव अधिकारों की हनन तो नहीं हो रहा है, इसलिए यदि कानून में मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसको नष्ट कर देगा। इसलिए यही कहता है, जो एक तरफ न्यायपालिका एक तरफ कार्यपालिका, दोनों की जो पृथक्करण है यानी कि अलग अलग अपनी स्वतंत्रता है इनमें। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, डेविस कप। क्या साथी, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। डेविस कप खेल से संबंधित है तो याद रखेंगे ये एक पुरुष टेनिस स्पर्धा है। क्या साथी, इंपॉर्टेंट है, पुरुष टेनिस स्पर्धा। क्या साथी, तो याद रखेंगे पुरुष टेनिस स्पर्धा, यानी कि डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें टीम के द्वारा मैच खेला जाता है। देखो यहाँ पर एकल गेम नहीं खेला जाता है। वैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इसमें केवल एक एक व्यक्ति खेलता है। लेकिन जो डेविस कप है इसमें टीम खेलती है, यानी कि एक देश खेलता है पूरा। जैसे आपका भारत हो गया या फिर कोई अन्य देश हो गया, इसके बारे में कुल मिलाकर एक टीम खेलती है, देश का प्रतिनिधित्व होता है डेविस कप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और टेनिस खेला जाता है। और यदि बात करें सर करंट अफेयर की दृष्टि से 2022 का डेविस कप का खिताब किसने जीता है, तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार साथी, पहली बार कनाडा के द्वारा जीता गया है। कनाडा के द्वारा डेविस कप को पहली बार जीता गया है। इंपॉर्टेंट है 2022 में, याद रखेंगे। यदि पूछे कनाडा ने किसे हराया तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। किसको साथी, जो ऑस्ट्रेलिया है इसको कनाडा ने हराया है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें सर्वाधिक बार साथी डेविस कप किसने जीता है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक बार यानी कि 32 बार खिताब जीता है आपका अमेरिका ने। ये याद रख लेंगे, डेविस कप का 32 बार खिताब किसने जीता है, तो अमेरिका ने जीता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यदि बात करें साथी फिडे कप की, किसकी, फिडे कप की बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, आप इसको आंसर में बताएंगे, यानी कमेंट बॉक्स में इसको छाप के बताएंगे फिडे कप किससे संबंधित हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, उनका भी हम डिस्कशन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, कलारी पट्टू। क्या पूछा गया था, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन साथी पूछा गया था, भारत की सबसे ऊंची चोटी। या तो ये क्वेश्चन था या नहीं था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको बताएंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था साथी, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्या पूछा था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे जो ऊंचा पठार है वो कौन सा हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन था, आप बताएंगे ये क्वेश्चन थे या नहीं। इनको मैंने इसलिए डिटेल में नहीं लिया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक एमपीआई वाला गरीबी सूचकांक भी था। क्या ये क्वेश्चन था साथी, ये भी बताएंगे। एमपीआई जो गरीबी सूचकांक है ये भी एक क्वेश्चन था, इसको भी याद रखेंगे।
एमपीआई गरीबी सूचकांक के तहत किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन साथी शायद चंद्रयान से भी था। किससे साथी? तो याद रखेंगे चंद्रयान से शायद एक क्वेश्चन था, ये भी याद रखेंगे। या तो 1 से होगा या फिर 2 से होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 से एक क्वेश्चन था, इसको भी याद रखेंगे। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में छापकर क्या इस तरह से क्वेश्चन थे या नहीं। जो कलारी पट्टू की बात करें साथी, तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। कलारी पट्टू एक विश्व का सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट माना जाता है। क्या मानता है? विश्व का आपका सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट माना जाता है। और ये आपका केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से साथी? तो याद रखेंगे किस राज्य से? केरल राज्य से आपका संबंधित हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेंगे, कलारी पट्टू केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। लेकिन बात करें साथी भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से K2 है। कौन साथी? यानी कि गार्डविन आस्टेन है। इसकी हाइट है 86-11 मीटर। कितनी? 86-11 मीटर इसकी हाइट है। K2 यानी गार्डविन आस्टेन है ये, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन बात करें इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से कौन सी हो जाएगी, तो आपकी एक हो जाएगी कंचनजंगा। कौन हो जाएगी साथी? कंचन, एक मिनट इसको याद रखेंगे आप लोग। कंचनजंगा इसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। कंचनजंगा आपकी प्रत्यक्ष रूप से है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पर साथी? तो याद रखेंगे सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में ये स्थित है। लेकिन बात करें K2 या गार्डविन आस्टेन की, ये कहाँ पर है, तो ये पीओके में स्थित है। कहाँ पर साथी? ये पीओके में स्थित है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें साथी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो सभी याद रखेंगे पामीर का पठार। कहाँ का साथी? पामीर का जो पठार होगा ये आपका कहाँ का हो जाएगा, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। लेकिन बात करें गरीबी सूचकांक की, विश्व में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में रहते हैं, तो याद रखेंगे भारत में। कहाँ पर साथी? भारत में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में लगभग 20 से 22 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। लेकिन बात करें भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गरीब रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर साथी? उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं। यदि बात करें साथी चंद्रयान की, किसकी? चंद्रयान की बात करें तो जो चंद्रयान फर्स्ट था इसका लॉन्च हुआ था 2008 में। कब साथी? 2008 में हुआ था चंद्रयान फर्स्ट। और बात करेंगे साथी चंद्रयान 2 की, तो इसका प्रक्षेपण हुआ था 2001। कब? तो आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे 2022 था या 2021 था, इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे आप लोग। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, इतना हम बता देते हैं, ये 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप बताएंगे 2021 था या 2022 था, ठीक है। तो इस तरह से भी ये भी क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे क्या क्वेश्चन ये सही थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी था साथी, उसको याद रखेंगे। शायद पूछा था झारखंड में कौन सी नदी घाटी परियोजना है, या फिर झारखंड का रूढ़ क्षेत्र किसे कहते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। आप बताएंगे ये क्वेश्चन भी था साथी क्या नहीं था। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर याद रखें झारखंड का रूढ़ क्षेत्र कहते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र को। किसको? जो आपका दामोदर घाटी क्षेत्र होगा, जो दामोदर घाटी क्षेत्र होगा ये झारखंड का रूढ़ क्षेत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र में क्या होता है साथी, यहाँ पर कोयला निकलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दामोदर घाटी में क्या होता है, कोयला निकलता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो रूढ़ क्षेत्र है साथी, जो रूढ़ क्षेत्र है ये पड़ता है जर्मनी में, और यहाँ पर भी क्या निकलता है, कोयला निकलता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे। देखते रहिए जीएस अप बाई डीएस सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। जय हिंद।